गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू दिस संडे मॉर्निंग। आज हमारे बीच एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राकेश अग्रवाल जी आगरा से और श्री राजेश मल्होत्रा जी आगरा से हैं। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ अल्टरनेट टैक्सेशन। जैसा कि हम आपको पता है कि लास्ट बजट में दो स्कीम्स आ गई थी अल्टरनेट टैक्सेशन की। दो टाइप से इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को चूज करना था और उनको चूज करने के लिए बहुत सारे उन्होंने कंडीशंस रखी थी, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे। तो उसको आज के लिए लूसिडली एक्सप्लेन करेंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राकेश अग्रवाल जी आगरा से। इसी के अलावा लास्ट अक्टूबर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडिया को लोएस्ट टैक्सेशन रिजीम में लेके आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपनीज के लिए भी नई स्कीम लेके आए थे, जिसमें कंपनीज को भी काफी तरीके की टैक्स सुविधाएं दी गई थी। उसको भी आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राजेश मल्होत्रा फ्रॉम आगरा। तो इस प्रोसीडिंग को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आगरा ब्रांच के चेयरमैन श्री शरद पालीवाल जी से कि वो वेलकम एड्रेस दें। थैंक यू प्रेमगुल सर, प्रेस मॉडरेटर। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और एक हमारे बीच कल जो एक घटना आईसीआई में घटित हुई है, ये शरद सिंघल जी जीएसटी कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हम दो मिनट के लिए मौन रहकर उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति। शरद सिंघल जी से क्योंकि जीएसटी आने के बाद जीएसटी कमेटी हमारे ऐसे ही काफ़ी एक्टिव रही, तो उनसे हमारा इंटरेक्शन भी होता ही रहता था और वो एक स्पीकर के रूप में भी उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स पे अपनी डेलीवेशन दिए हैं। तो शायद हम में से सभी ने सुना भी होगा। लेकिन यही समय चक्र है कि हमें इन सभी चीज़ों के बीच में अपनी बाकी जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जैसा कि अभी दिनेश सर जो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है, सेक्रेटरी CIRC, कह ही रहे थे कि एक हंसी की दवा हम सभी को अपने साथ रखनी होगी। तो मैं अब सबसे पहले हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ये दिनेश कुमार जैन साहब, सेक्रेटरी CIRC, उनका आगरा ब्रांच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के स्पीकर CA राजेश मल्होत्रा सर और CA राकेश अग्रवाल सर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमारी मैनेजिंग कमेटी में हमारे साथ हमारे सीनियर CA राकेश अग्रवाल सर हमारे साथ हैं और आज इस प्रोग्राम में वो स्पीकर के रूप में भी इस टॉपिक पे अपना डेलीब्रेशन देंगे और हम सभी को गाइड करेंगे। ये राजेश मल्होत्रा सर समय समय पर इनकम टैक्स में सेमिनार्स में भी आगरा ब्रांच मेंबर्स को और बाहर भी डेलीब्रेशन देते रहे हैं। सेमिनार्स इस बार नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी अब शायद इस ईयर हमारे वर्चुअली रहेंगे। तो हमने राजेश मल्होत्रा सर से रिक्वेस्ट करी कि इस टॉपिक पे हमारे आगरा ब्रांच के मेंबर्स भी बेनिफिटेड हों। मल्होत्रा सर, आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज इस प्रोग्राम की मॉडरेटर CA प्रेमगुल जी, जो कि हमें कई साल से बजट पे भी हमारे ब्रांच के प्रोग्राम में हो गए हैं, उनका स्वागत है। और हमारे साथ ये सुदीप कुमार जैन साहब, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन आगरा ब्रांच, ये दीपिका मित्तल जी, विकासा चेयरपर्सन, और हमारे मेंबर्स जो बिल्कुल टाइम से शुरुआत से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को हम लोग आगरा ब्रांच
कोविड अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम करने जा रहा है, जिसमें डॉक्टर जो मौजूद रहेंगे वो हमारी कुछ भ्रांतियों को और कुछ बातों को बताएंगे, भ्रांतियों को दूर करेंगे कि आज इस माहौल में हम किस तरीके से अपने आप को क्या प्रिकॉशंस लें, जो कि बहुत ज़रूरी हो गई है। हम सभी की एक नॉर्मल एक हैबिट होती है कि जब तक कोई चीज़ हमारे आसपास नहीं आ जाती तब तक शायद हम उसे न्यूज़ का ही हिस्सा मानते हैं, और वही स्थिति आज कोविड की आ चुकी है। आज अब हमारे आसपास भी सभी लोग महसूस कर रहे होंगे कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो शायद अब हम मान चुके होंगे कि कोविड एक मजाक नहीं है, इसे हम सीरियसली लें। तो उस पर 2 अक्टूबर को प्रोग्राम रहेगा। थैंक यू एंड ओवर टू सी ए प्रेमजोत सर टू प्रोसीड फर्दर। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री दिनेश जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें, हमारा प्रोत्साहन करें। थैंक यू वेरी मच प्रेम जी। रेस्पेक्टेड सीए शरद मित्तल जी, चेयरमैन आगरा ब्रांच, सुदीप जैन जी, एक्स चेयरमैन आगरा ब्रांच, दीपिका मित्तल जी, चिखादा चेयरमैन आगरा ब्रांच, राकेश अग्रवाल जी, एंड टुडेज स्पीकर आल्सो मैनेजिंग कमेटी मेंबर आगरा ब्रांच राजेश मल्होत्रा जी, टुडेज एमिनेंट स्पीकर प्रेम गुल जी, टुडेज मॉडरेटर आपको पहले सुन चुका हूँ मैं सर, आपकी खुद की भी स्पीचेस इनकम टैक्स शानदार होती है, एंड रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ आगरा। जैसा कि मेरे जो दोनों पूर्व जो शरद परिवाल जी और हम सबको ये पता है कि कोविड की जो भी स्थिति है, और रोज जब हम कभी किसी को फोन करते हैं तो हर बार दिन में 100 बार सुनते हैं कि इसको हल्के में ना लें, जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। तो अब तक हो क्या रहा है कि हम इस चीज को सिर्फ ऐसा मान रहे हैं कि कॉलर ट्यून है। अब ये कॉलर ट्यून नहीं है, अब ये जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। इसको माने, इसको एक्सेप्ट करें और उसके अनुसार कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करें। वाकई में इसको हल्के में ना ले। अब जैसे कल और इस जो शरद जी भी जो शरद सिंघल जी जो आईटीटी कमेटी के सेक्रेटरी थे, अब हम देख रहे हैं कि अब इसमें कोई एज का कोई बाहर नहीं रहा। लोग सोच रहे हैं कि 50 साल वाले ऊपर वाले या 60 साल ऊपर वाले या 50 साल, ऐसा कुछ ही नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिगर्स भी पूरे सामने नहीं आ रहे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना ख्याल रखें। अपनों का ख्याल रखेंगे तो आपके घर वालों का ख्याल रख पाएंगे, उनका रख पाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी का, उनका रख पाएंगे तो मोहल्ले का, उनका रख पाएंगे तो अपने शहर का, और फिर अपने स्टेट का, और इस कंट्री का, और इस वर्ल्ड का। बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है, पहले भी वो एक आध बार बोल चुका हूँ कि यदि हम 15, 20 साल, 25 साल की प्रैक्टिस करके अपने परिवार को साल भर के लिए, 6 महीने के लिए नहीं पाल सकते, तो फिर आगे काम करके करेंगे भी क्या। और जिसने 2 या 4 साल की प्रैक्टिस करी है, नो डाउट उसकी इतने ऑब्लिगेशंस नहीं है जितने ऑब्लिगेशन 20 साल, 25 साल वाले के हैं। तो प्लीज केयर करें, अपनी भी और अपनों को भी, क्योंकि अगर आप सही रहे तो आप किसी और की केयर कर पाएंगे। यदि हम खुद सही नहीं रहे तो हम शायद किसी और की केयर कर भी नहीं कर पाएंगे। और कोविड का जो बेस्ट इलाज जो मैंने समझा है, सिर्फ हमारी पॉजिटिविटी है। कोई काढ़ा, कोई दवाई, कोई योगा काम नहीं करेगा जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं है। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, आप गुनगुनाए इस चीज को बार बार, तो बहुत मुश्किल है कि कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाए। आज का टॉपिक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, नो डाउट ये एक बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से आ चुका है कि हम किसको एक्सेप्ट करें और किसको एक्सेप्ट ना करें। तो राजेश जी और राकेश जी दोनों मिलकर अच्छे से हमको समझाएंगे कि हम अल्टरनेटिव में जाएं या जो पुराने रिजीम है उसके अंदर मेंटेन रहे, किसके लिए वो फायदेमंद है, किसके लिए वो नुकसानदायक है। हालांकि अब आज की तारीख में हमारा असेसी भी कम समझदार नहीं है, वो सब कुछ पहले देख के, सोच के, पढ़ के फिर आता है और फिर 4 जगह राय लेता है। फिर भी हमारा ये तो दायित्व, और हम बीइंग अ पार्टनर नेशन बिल्डिंग इस चीज को अच्छे से निभा रहे हैं, और नेशन बिल्डिंग के पार्टनर के रूप में कंटिन्यू अपनी सेवाएं देते रहे हैं, दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद, जय आईसीए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने बड़े सुंदर स्पष्ट शब्दों में कोरोना के बारे में, बचाव के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हुए रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजेश मल्होत्रा जी से कि वो अपना प्रेजेंटेशन करें। कुछ रूल्स हैं हमारे इसके कि राजेश मल्होत्रा जी डोमेस्टिक टैक्सेशन, कंपनीज टैक्सेशन के ऊपर कहेंगे, उसके बाद राकेश अग्रवाल जी इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर कवर करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेरी सेशन होगा। इन द मीन टाइम कोई भी क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में, क्वेरी बॉक्स में आप उसमें लिख सकते हैं या फिर बाद में आप पूछ सकते हैं।
तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजेश मल्होत्रा जी से कि अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सर। Thank you, Prem bhai. Am I audible? जी बेहतर है। So, respected Secretary CIRC, Dinesh Jain साहब, Chairman Agra Branch Sharad Paliwal ji, Managing Committee members C. Rakesh bhai, Deepika ji, Moderator Prem Gul साहब, past Chairman Sudeep Jain. I'm thankful to all of you. And I'm thankful to, first of all, I'm thankful to Sharad bhai, who has given me this opportunity to speak on this very interesting and very important topic. So before I start my topic, I would like to share my screen with all of you. Screen share हो गई है? प्रेम भाई? Yes. This screen इसको सर स्लाइड वाला वो जो वोट कर दीजिए तो ये बड़ी थोड़ा एनलार्ज हो जाएगी। पूरा फुल साइज नहीं है अभी? नहीं सर, आप 79% के बराबर में जो है ना आप उसको कर दीजिए। यस सर, यस स्लाइड शो कर देना। यस सर, हो गया सर, हो गया। I think so. Today it's a very important topic to discuss, and there are basically तीन सेक्शन है डोमेस्टिक कंपनीज के केस में जिसमें हम अपनी बात करेंगे। 115 BA, BAA एंड BAB। इनफैक्ट ये जो है दिस इज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनीज, और हमको ये देखना है कि हमको किस में जाना है। एक्चुअली वी हैव टू डिसाइड as a chartered accountant, as a consultant, this is our duty to decide in each case कि क्या हमको नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर जाना है या हमको इनमें से जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इसमें जाना है। जस्ट वी हैव टू डिसाइड, एंड ये ना हर केस टू केस बेसिस पे हमको देखना पड़ेगा, और जहां हमको जो एडवांटेजेस है वो लेना पड़ेगा। ये चैप्टर डिस्कशन के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये ऑप्शन हमको so far as 115 BAA is concerned and BAC is concerned, ये ऑप्शन हमको अभी जो हमारी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 139(1) वाली, उससे पहले हमको सेलेक्ट करना है। So we'll discuss on each and every point in very details because I know it's a very complicated and confusing chapter. So far as my understanding is concerned, I will share with you, and if you have any query, if you have any issues, that will take later on. So, सबसे पहले एक जो सेक्शन है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दैट इज 115B है। Although it is not much relevant for us, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें जो टैक्स स्लैब है वो 25% का है। सो व्हाट आई बिलीव कि जो जिन कंपनीज में 400 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, उनके लिए आज भी नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो 30% है। तो वहां पर ये 115BA जो है वो पुरानी सेक्शन है विच हैज ऑलरेडी come in the year by the Finance Act 2016 with effect from assessment year 17-18. Prem bhai, am I audible and clear? Everything? Yes. Just confirm. Yes. Very good. So, लेकिन इसके अंदर जो टैक्स रेट अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि जो हमारा नॉर्मल टैक्स रेट है वो 400 करोड़ रुपए के ऊपर से अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर का है, 400 प्लस है इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 जिसकी अब हमको रिटर्न भरनी है असेसमेंट 2021 में, वहां पर 30% टैक्स लगेगा। तो लेकिन इस सेक्शन के अंदर 115BA के अंदर जो टैक्स रेट है दैट इज 25%, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन, इफ वी फुलफिल दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर इट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट कंडीशन इज कि ये कंपनी 1 मार्च 2016 में सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर, यानी कि 1 मार्च 2016 या उसके बाद ये कंपनी सेटअप या रजिस्टर्ड हुई होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो कंपनी है वो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो केवल बिजनेस होना चाहिए, हैज टू बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स एंड नॉट इन एनी अदर एक्टिविटीज। ये उन्होंने सबसे पहले लिख दिया कि किसी और काम के लिए हम नहीं कर सकते, केवल इट इज
has to be a manufacturing business. मैन्युफैक्चरिंग में वी ऑल नो दैट इज देयर, यहाँ इस सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन नहीं किया है उन्होंने, बट दैट सेक्शन इज ऑलरेडी देयर इन 229A, यहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी लॉ मेकर्स ने डिफाइन कर रखा है। आई मीन कोई शेप चेंज होती है, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, कोई प्रोडक्ट अगर चेंज हो जाता है देन इट इज नोन एज मैन्युफैक्चर। तो वो अभी हम उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहे हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चर और नॉट। मैन्युफैक्चर के अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कही इन्होंने कि उससे रिलेटेड कोई रिसर्च है अगर या कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसको भी मैन्युफैक्चर ही मानेंगे। तो अगर कोई एक्टिविटी है जिसके अंदर आई मीन उससे रिलेटेड रिसर्च और उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम मैन्युफैक्चर मानेंगे। एंड द अदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको 115BA, BAA, BAB और BAC जो कि मेरे राकेश भाई लेंगे उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हमारे को अगर हम इन ऑप्शंस में जाते हैं तो इट इज एन ऑप्शनल स्कीम एंड यू विल फाइंड कि आज की डेट में जब हम कंपनी का रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आप जब ओपन करेंगे उसको फॉर्म को तो यू विल फाइंड देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज कि आपको नॉर्मल टैक्स में जाना है, सेकंड इज कि आपको 115BA में जाना है, BEE में जाना है या BAB में जाना है। तो आपको वहां पर टिक करना पड़ता है। एट द सेम टाइम जो स्पेसिफाइड फॉर्म है 10IB, 10IC, 10ID हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस फॉर्म को भरना पड़ता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको कुछ चीजें छोड़नी है, तो जो चीजें हमको छोड़नी है उसको मैंने लास्ट में डिटेल में अपने PPT में डाला हुआ है, वहां पर हम चलते हैं प्लीज। अगर if we want to opt this section because this is an optional section, तो हमको 10AA जो कि SEZ में जो कंपनीज हैं मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको जो 100% का बेनिफिट मिलता है वो हमको छोड़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 32(1) के क्लॉज 2A के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो अपने को छोड़ना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे पहले हमको 15% का बहुत सारी सेक्शन है जो अगर हम एडिशनल मशीनरी में प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट करते थे उसका 15% मिलता था हमको 32AD के अंदर, वो अपने को छोड़ना पड़ेगा। देयर इज वन सेक्शन 33AB जो डील करते टी डेवलपमेंट अकाउंट एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, जिसके अंदर एक्चुअली कहीं बैंक में जो पैसा जमा कराने के बाद में हमको 40% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी रबर उसका बेनिफिट मिलता था, दैट वी हैव टू लीव इट। There is one very specific section 33ABA साइट रिस्टोरेशन फंड, उसमें 20% की छूट मिलती है, वो अपने को छोड़नी पड़ेगी। अगेन देयर इज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 35 यू ऑल नो, जो कि डील करती है 35 हमारी साइंटिफिक रिसर्च से। तो अपने को साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं कि जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं या जो हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं उनका हमको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर हमने कोई सम पे किया है किसी रिसर्च एसोसिएशन को या कंपनी को या किसी आई मीन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो हमको 150% की जो डिडक्शन मिलती थी वेटेड डिडक्शन, वो अपने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली 35(2AA) एक सेक्शन है उसमें हमको वेटेड डिडक्शन मिलती है मेक एनी पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी और IIT और अप्रूव्ड स्पेसिफाइड पर्संस, तो अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो अपने को छोड़नी पड़ेगी। सिमिलरली हमको 35(2AB) सेक्शन के अंदर वेटेड डिडक्शन जो 150% इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च की है वो नहीं मिलेगा। तो दिस ऑल अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो साइंटिफिक रिसर्च पे जो हमारा नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर्स है या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। अगेन वी ऑल नो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोगों ने शायद यूज भी करी है 35AD। 35AD डील्स विद स्पेसिफाइड बिजनेस। वी ऑल नो स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में जैसे कि देयर आर मैनी लाइक फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को लेकर या हॉस्पिटल्स और होटल हैं एंड जो है क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस एंड दिस क्या बोलते हैं उसको
हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आती हैं, कोल्ड चेन रहता है। इसमें एक्चुअली डिडक्शन ये है 3580 की कि अगर हमको फर्स्ट ईयर के अंदर ही, जिस साल में हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाता है 3580 के अंदर। लिविंग लैंड एंड गुडविल को छोड़ के बाकी जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमको मिलता है, तो ये अपने को छोड़ना पड़ेगा। अगेन देयर इज वन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के केस में 35CCC सेक्शन है, 150% डिडक्शन मिलती है, हमको छोड़नी पड़ेगी। देयर इज वन सेक्शन 35CCD जो कि एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करती है, वो भी वेटेड डिडक्शन अपने को 150% छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली वी ऑल नो हेडिंग सी है हमारे चैप्टर 6 के अंदर, जिसमें APIA से लेकर APRRB की जितनी भी डिडक्शंस हैं उन सबका बेनिफिट हमको छोड़ना पड़ेगा। दिस ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारी डिडक्शंस हमको छोड़नी पड़ेंगी, इन सबको कंसीडर करके, बिकॉज ये हर जगह है 115 BA में, BAA में और BIB में, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये सारी डिडक्शन को छोड़ने के बाद तब हमको डिसाइड करना है कि वेदर वी शुड गो एंड वी शुड नॉट गो देयर। नाउ आई एम कमिंग बैक टू 115 BA। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं पहले ही, जब हम 115 BA पढ़ते हैं, it reads with notwithstanding anything contained in this act but subject to other provisions of this chapter. So ये बेसिकली जो 115 से रिलेटेड या आई मीन जो स्पेशल टैक्स की जो सेक्शंस हैं 110 से स्टार्ट होती हैं, 111, 112, 112A, 111A, which we all know these are special tax की सेक्शन है, like short term capital gain, long term capital gain, lottery, even 115BE जो हमारी सेक्शन जो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, 68, 69, यहाँ पे 60% टैक्स लगता है, वो सेक्शन भी 115 यानी चैप्टर 12 के अंदर है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज माय डियर फ्रेंड्स कि अगर हम ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं 115 BA, इट डज नॉट मीन कि जो हमारी स्पेशल रेट वाली डिडक्शन, आई मीन स्पेशल रेट वाली इनकम है जिसमें स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, कहीं पर 15% से लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% से लगता है, लॉटरी में 30% से लगता है, डिविडेंड के केस में 10% से लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो लाइक, और जैसे अगर हम बात कर रहे थे 115 BBE की तो 60% टैक्स लगता है। अगर कंपनी की वो इनकम है तो उनके ऊपर वही टैक्स लगेगा, उसमें ये नहीं कि अगर हमने इसको ऑप्ट कर लिया तो 25% टैक्स लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्पेशल रेट वाली जो इनकम है उनको स्पेशल टैक्स ही लगेगा। Now I am coming to subsection 2 of the section 115 BA, which deals with the condition which we have already discussed in fact. ये केवल ये जो सारी सेक्शंस थी आई मीन सी के क्लॉज 1 में we have already discussed, but one thing is very important कि हमको 80JJAA का, हमने कहा था कि जो हेडिंग सी है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट चैप्टर 6A में जो सेक्शन 80JJAA है उसका अपने को बेनिफिट मिलेगा। वी ऑल नो 80JJAA एक सेक्शन है जो इस बात के लिए हमको मिलती है कि अगर कोई भी असेसी जिसके ऊपर 44AB के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि वो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और वो उसमें आता है इनकम टैक्स रिलीफ के लिए, उनको ये बेनिफिट दिया गया था कि अगर आप नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं तो उसका जितनी हमारी एडिशनल कॉस्ट है उसका 30% का 3 साल तक अपने को बेनिफिट मिलता है। दिस बैंक सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन कि उसकी इनकम 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, RPF में आई मीन प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड वो हम कैश पेमेंट नहीं कर सकते, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट होना चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो पिछले साल मेरे नंबर्स थे एम्प्लॉय के वो नंबर बढ़ने चाहिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो अगर हम वो 80JJAA की कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो ये एक्सेप्शन है कि 80JJAA का बेनिफिट हमको इस 115 BA और BAA और BAB में भी इसके साथ अपने को मिलेगा। The next condition is कि without set off of any loss carried forward। अभी हमने बात करी थी कि ये लॉसेस अगर ये ऊपर जैसे हम ये जो ऊपर मैंने आ रहा है यहाँ पे कि हमको इन सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि अगर इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा और इनकी वजह से अगर कोई लॉस हुआ है, इफ देयर इज एनी लॉस एट्रिब्यूटेबल टू दिस आई मीन सी का जो क्लॉज 1 है
लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने 35 AD क्लेम किया और 35 AD की वजह से नॉर्मली लॉस हो जाता है, क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा उसी साल में राइट ऑफ कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है, बिकॉज इट इज एट्रीब्यूटेबल टू 35 AD, तो वो बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट भी हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, इसका मतलब जो ऊपर लिखा है टोटल इनकम फ्रेम, भाई द टोटल इनकम, इट इज मेंशन्ड टोटल इनकम ऑफ द कंपनी हैज बीन कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग द डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 में जो नॉर्मल डेप्रीशिएशन है वो अपने को मिलेगा अदर देन क्लॉज 2A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32, यानी कि जो क्लॉज 2A है सबसेक्शन 32, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 का, यानी कि जो एडिशनल एप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात और इन्होंने कही है कि जो लॉस, जो हमने अभी ऊपर सबसेक्शन क्लोज 2 में जब इन्होंने बात कही कि जो लॉस है, कैरी फॉरवर्ड लॉस है, ये माना जाएगा कि दैट हैज बीन डीम्ड टू हैव ऑलरेडी बीन गिवन फुल इफेक्ट, उसका हम ऑलरेडी पूरा इफेक्ट ले चुके हैं और उसके लिए अपने को कोई फर्दर डिडक्शंस नहीं मिलेगी फॉर सच लॉस। नाउ आई एम कमिंग टू द प्रोसीजरल एस्पेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 115 की बात करें तो उसने ये कहा कि आपको 139(1) से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर फर्निशिंग द फर्स्ट रिटर्न, सो मीनिंग देयर बाय अगर आपने 115 BA ऑप्ट किया है, यानी ये कंपनी 1 मार्च 2016 के बाद बनी है, उसके बाद जो पहली रिटर्न जाएगी उसमें अपने को ये ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो अगर हमने फर्स्ट रिटर्न के अंदर ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया देन विल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट। तो ये बड़ा क्लियरली इसके अंदर मेंशन है, और जिसके लिए फॉर्म है फॉर्म नंबर 10IB, फॉर्म नंबर 10IB इज देयर, हम उसमें जाके देख सकते हैं। बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन अपने को भरनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो इंफॉर्मेशन भर के हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। अगेन देयर इज वन प्रोविजो व्हिच सेज कि अगर एक बार हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फिर सब्सिक्वेंटली हम इसको विथड्रॉ नहीं कर पाएंगे उस सेम प्रीवियस ईयर के लिए या सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर के लिए। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ आई विल बी डिस्कसिंग 115BAA which is applicable for all। अगर उन्होंने कहा कि आप इस ऑप्शन को छोड़कर 115BAA में जाने का ऑप्शन आपके पास में अब है, my dear friend, this is all about 115BAA, 115BA, which is not much relevant, जैसा मैंने बताया, क्योंकि उसमें 25% टैक्स है। But now I am going to discuss 115BAA, which is very important and which is I mean much beneficial to all of us। क्योंकि इसमें जो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि 115BA में है या BAB में है, वो BAA में नहीं है। मैं बात बता दूं आपको कि 115BAA में का जो सबसे बेनिफिशियल बात है वो ये है कि ये इसमें कोई this is applicable to all companies। all company means it is applicable to manufacturing company, it is applicable to trading company, it is applicable to service company। नंबर 1 पॉइंट, ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी कंपनी हो। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, तो ये इसमें कोई नई कंपनी वाली बात नहीं है। हमारे पास में ऑप्शन है, इसके अंदर रेट ऑफ टैक्स जो वो 22% है। अगेन बहुत अच्छी बात जो सबसे है इसके अंदर वो ये है कि हम अगर इस ऑप्शन में जाते हैं हमको 22% टैक्स देना है, लेकिन हमको मैट नहीं लगेगा। 115BAA के अंदर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इवन BAB जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे उसमें भी मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। एक और बात मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ कि अब ये क्वेरी रेज हुई गवर्नमेंट के पास में कि अगर हमारे पास में ऑलरेडी मैट का क्रेडिट अवेलेबल है, देन व्हाट इज टू बी डन। Then they have clarified and it is mentioned in such जो provisions हैं हमारे 115BAB से रिलेटेड, उसके अंदर एक सब सेक्शन 8 डाली गई जिसके अंदर ये क्लियर किया गया, जहां पर हम क्रेडिट की बात करते हैं कि ये क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात वेरीफाई कर दी कि इसमें वो जो हमने 115BA में देखा था कि फर्स्ट रिटर्न वाली कंडीशन नहीं है, तो ये सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं। इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपना सारा, अगर मैट क्रेडिट है तो मैट क्रेडिट अवेल करने के बाद हम किसी भी ईयर में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं आफ्टर हैविंग कंसीडर ऑल द बेनिफिट, और हम इसका इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट करने के बाद। एंड द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो प्रोविजो है, प्रोविजो से that where the person fails to satisfy the condition contained in subsection 2, जब हम पढ़ेंगे वो सारी कंडीशन,
इन एनी प्रीवियस ईयर द ऑप्शन शैल बिकम इनवैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर हम उन कंडीशन को जो सबसेक्शन 2 में लिखी गई है, इफ यू फेल देन ये ऑप्शन हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा इस साल में और अगले सालों में भी। जब हम सबसेक्शन 2 में देख रहे हैं तो देयर आर द सेम कंडीशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द केस ऑफ 115 बीए। ये सारी जो डिडक्शन 32 से लेकर 32 एडी, 33 एडी, 33 एडीए, 35 और चैप्टर हेडिंग सी की जो 6A में जो कंडीशंस है, जो डिडक्शंस है वो हमको नहीं मिलेगी, वो अपने को छोड़नी पड़ेगी। 80 डबल जे डबल ए वी ऑलरेडी डिस्कस, उसका बेनिफिट अपने को मिलेगा। एक बात जो मैंने पहले उसमें भी कही थी, वहाँ यहाँ एक एडिशनल पॉइंट है। एक बात तो इन्होंने कही कि विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरीड फॉरवर्ड और डेप्रीशिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर। इसका मतलब है कि वहां पर डेप्रीशिएशन की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डेप्रीशिएशन की बात कही इन्होंने। इसका मतलब अगर कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन है अर्लियर असेसमेंट ईयर का, and if that depreciation or loss is attributable to any of the deduction referred to, meaning thereby कि अगर कोई unabsorbed depreciation, additional depreciation जो हमने क्लेम किया है ऊपर 32(1) के अंदर क्लॉज 2A में, अगर उसकी वजह से हमारा unabsorbed depreciation है तो उस unabsorbed depreciation का भी हमको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो हम सेट नहीं कर पाएंगे। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो सेक्शन डील करी गई है वो सेक्शन 72A डील किया गया है। इनफैक्ट वी ऑल नो तो सेक्शन 72A है, 72A डील करती है कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी के अंदर कोई अमलगमेशन हो गया है या कोई डिमर्जर हो गया है या कोई फर्म या प्रोप्राइटरशिप को सक्सीड कर लिया कंपनी ने, तो उस केस में जो प्रोविजंस है, या अगर हम बात करें 32 के अंदर भी, तो ये प्रोविजंस है कि वो जो लॉसेस हैं अमलगमेटिंग कंपनी के या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है अमलगमेटिंग कंपनी का, वो अमलगमेटेड कंपनी का लॉस या अमलगमेटेड कंपनी का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बन जाता है उस ईयर का जिस ईयर में अमलगमेशन हैज टेकन प्लेस, और उसके बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड का राइट मिल जाता है। सिमिलरली अगर डिमर्जर हुआ है तो डिमर्जर के केस में ये बेनिफिट रिजल्टिंग कंपनी जो बनती है उसको मिल जाता है। एंड सिमिलरली अगर कोई फर्म या प्रोप्राइटरशिप को सक्सीड किया गया है कंपनी द्वारा और उसमें कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है फर्म या कंपनी के, तो वो बेनिफिट मिल जाता है कंपनी जिसने उसको सक्सीड किया है इन द ईयर जिस साल में ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यानी कि कंपनी ने प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को सक्सीड किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप 115BAA का बेनिफिट लेंगे, 22% टैक्स जमा कराएंगे, तो आपको 72A वाले यानी कि अपने तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एंड अगर इफ अगेन द कंडीशन इज इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू जो ऊपर आइटम्स लिखे हुए हैं, अगर इनसे रिलेट करता है तो अपने को उनका बेनिफिट हमारे लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, एंड जो हमारे 72A के हिसाब से जो हमारी डिमर्स कंपनी है या हमारी अमलगमेटिंग कंपनी के जो या प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है उनका भी बेनिफिट हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू ऑल दीज कंडीशन व्हिच आर मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2। अगेन इट सेज बाय क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है कि हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक चीज इसमें लिखी है जो डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो बाय क्लेमिंग डेप्रिसिएशन से मैं ये नतीजा निकाला हूं कि हमको डेप्रिसिएशन तो मिलेगा इफ एनी अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32, यहाँ तक क्लियर है, एक्सेप्ट क्लोज 2A ऑफ सबसेक्शन 1 यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दैट। Then the loss and depreciation referred to in clause 2 and clause 3 of subsection 2 shall be deemed, हम पहले भी पढ़ चुके वो उन्होंने कहा कि shall be deemed to have been given full effect to, and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year. Again my dear friend, it is very important to discuss जो provisions के अंदर इन्होंने ऐड किया है। Let us read that first. Provided that where there is a depreciation allowance in respect of block of asset which has not been given full effect to prior to the assessment year beginning on the 1st April 20, यानी कि assessment year 2021 से रिलेटेड अगर कोई ऐसा depreciation allowance है जिसका कि हमने ब्लॉक में एडजस्टमेंट नहीं करी गई है, तो इन्होंने कहा कि corresponding adjustment shall be made to the written down value of such block of asset as हम 1 अप्रैल 2019 को उसकी एडजस्टमेंट करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक्चुअली ये भी कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं हुआ, बट व्हाट आई थिंक इन यहाँ पर अभी सुबह जो प्रेम भाई से भी बात हो रही थी, मेरा मानना ये है कि जब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कम्स विद सर्टेन कंडीशन कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है और उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन
बेनिफिट मिलता है 20% का, अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ 132(1) के क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। वो ये कहता है कि अगर वो मशीन 180 डेज से कम के लिए अगर पुट टू यूज करिए, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, देन इन दैट सिचुएशन हमको उसका 50% मिलेगा, यानी कि 20% की जगह हमको 10% मिलेगा। बट जो सबसेक्शन 3 है उसके अंदर, दैट स्टेट 32 के अंदर 32(1) का 3 प्रोविजो के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो जो 50% बच जाता है वो हम अगले साल ले सकते हैं। अब नाउ इस सिचुएशन में हम, क्योंकि वो 50% का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूं उन्होंने कहा कि आप उस 50% को भी अपनी ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2019 के अंदर एडजस्ट करेंगे। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। क्वेरीज को एक और एक्सेप्शन है सबसेक्शन 4 के अंदर 115B में। एक्चुअली वो कंपनी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंदर लोकेटेड है, उनको 80 LA का बेनिफिट मिलता है, यानी कि उनका जो 100% प्रॉफिट है वो 10 साल तक आउट ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में उनको 100% की बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट अगर देखें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जहाँ पर की फॉरेन एक्सचेंज में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं सर्विसेज पे रिलेटेड, तो वो अभी अगर इंडिया में हम गए तो गुजरात के अंदर है, ये गांधीनगर में गिफ्ट के नाम से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। उसका 80 LA का 80JJA एक एक्सेप्शन था और इसके अंदर 80 LA में बेनिफिट मिलेगा। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको ये 115BA में ये बेनिफिट क्यों नहीं था, या 115BAB के अंदर ये बेनिफिट क्यों नहीं था। तो दैट आई टेल यू, 80 LA का बेनिफिट केवल सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं। दैट इज ये अमेंडमेंट जो है 80 LA वाला जो है वो 115BA में नहीं है और BAB में भी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डील करते हैं। दिस इज अगेन, यहाँ पर मैं बताऊं कि ये जो 115BAA हमको बेनिफिट लेना है, अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है तो हमको अपनी ड्यू डेट जो 139(1) है उससे पहले ये बेनिफिट ले लेना है। फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं है जो 115BA में थी और 115BAB के अंदर है। हम कभी भी जब भी हमको ये बेनिफिट लेना हो, हम 139(1) से पहले अपने को एक फॉर्म 10 IC है, 10 IC को फिल करके हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। Again, it says provided that in case of the person with the option exercised by it under section 115BAB, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने ये बात प्रोविजो इंसर्ट किया है कि 115BAB की अगर कंडीशन फुलफिल करते समय, मान लो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल प्रोविजन हैं, अगर उसकी कोई कंडीशन इनवैलिड हो गई है ड्यू टू वायलेशन, तो फिर हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम 115BAB से, फिर हमको बेनिफिट नहीं मिलता है तो हम 115BAB से 115BAA में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट अवेलेबल है। एंड अगेन द नेक्स्ट प्रोविजन सेज कि प्रोवाइडेड फॉर दैट वंस द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन एनी ईयर कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली, हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं एक बार अगर हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो। माय डियर सर, एक CA मेंबर जो है CA भावना कुमारी जी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि डेप्रिसिएशन अलाउंस का पॉइंट दोबारा समझा दें। डेप्रिसिएशन अलाउंस को दोबारा बता दूं? जी जी डेप्रिसिएशन अलाउंस की अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको बाद में भी चर्चा करेंगे। डेप्रिसिएशन अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा, ये क्लियरली मेंशन है। उन्होंने एज में भी प्रिस्क्राइब जरूर वर्ड लिखा हुआ है, तो एज में भी प्रिस्क्राइब अभी कोई प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, बट एक चीज बड़ी क्लियरली मेंशन है कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज वेरी, अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है, बाकी अभी देखेंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर। नाउ आई एम कमिंग टू 115BAB। इनफैक्ट 115BAB अगर हम देखे जाएं तो टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी सेक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए वो ये प्रोविजंस 115BAB लेकर आए हैं बाय द फाइनेंस एक्ट 2019। इसका बेनिफिट हमें असेसमेंट ईयर 2021 से मिलना शुरू होगा। कंडीशन जो इसके अंदर है वो कंडीशन ये है कि हमारी कंपनी 1 अक्टूबर 2019 के बाद एक नई कंपनी बननी चाहिए और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और कोई एक्टिविटी वो नहीं करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नई कंपनी होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 19 के बाद बननी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी और एक्टिविटी में इंगेज नहीं होनी चाहिए। अगेन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है, जो यहाँ पर ही कही, बाकी प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। जो प्रोविजो है सबसेक्शन 1 का, दैट सेज
where the total income of a person includes any income which has neither been derived from nor is incidental to manufacture or production. कहने का मतलब यह है कि वो इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से डिराइव्ड नहीं हुई है, देयर आर सो मेनी लिटिगेशन ऑन दिस इशू, ऑन दिस एक्सप्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम, जो हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे जगह पर तमाम जुडिशियल फैसले हैं कि वेदर इट इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और नॉट। तो वो इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से डिराइव नहीं हुई है या इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चर नहीं है, और तीसरी बात उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है, यानी कि चैप्टर 12 के अंदर जो हमें 110 से लेके 111A 112A 115BE और व्हाटएवर इट इज, उन सेक्शन का अगर कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है तो यहाँ पर इस प्रोविजन से ये क्लियर कर दिया गया कि उसके ऊपर 22% का टैक्स लगेगा। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम नहीं है तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 22% लगेगा। एंड जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि नो डिडक्शन और अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड इन कंपनी विद इनकम। मीनिंग देयर बाय, अगर मान लीजिए किसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है या उसकी कोई अदर सोर्स की इनकम है, उसके अगेंस्ट में कोई भी डिडक्शन या कोई भी अलाउंस हमको या कोई भी एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा और 22% से वो टैक्स होगा। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उसके अंदर, एक एक्चुअली जब हम आगे पढ़ेंगे 115BA भी जो मैन्युफैक्चरिंग से डील करती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, सबसेक्शन 6, विच सेज कि अगर एओ को उन्होंने पावर दे, उनको लगता है कि हम क्योंकि 15% पे टैक्स करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, तो अब जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ बदमाशी होना शुरू हो जाएगी और लोग क्या करेंगे कि अपने क्लोज कनेक्शन वाले लोगों से, अगर मैं कोई कंपनी को परचेज करती है या सेल करती है तो वो ट्रांजेक्शन मैनिपुलेट होना शुरू हो जाएगा। हम अगर किसी को सेल कर रहे हैं तो हायर रेट पे अपनी क्लोज कनेक्शन वाली कंपनी को या एंटिटीज को सेल करेंगे, और अगर उनसे परचेज कर रहे हैं तो कम रेट पे परचेज करेंगे, जिससे हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उसमें हमारी इनकम बढ़ जाए, क्योंकि हमें उसमें 15% टैक्स देना है। तो इसके लिए उन्होंने एओ को ये पावर दे दी है कि वो एओ कैलकुलेट करेगा कि आपका जो प्रॉफिट आपने शो किया है वेदर इट इज रीजनेबल और अनरीजनेबल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए किसी केस में हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें हमने प्रॉफिट 10 करोड़ का दिखाया और एओ कहता है कि नहीं इसमें तो आपका 5 या 6 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता है, तो एओ विल एस्टिमेट द रीजनेबल प्रॉफिट लुकिंग टू द ट्रांजैक्शन व्हिच हैज बीन डन विद द पर्सन विद whom we have any close connection। अगर हमारा क्लोज कनेक्शन, अगर क्लोज कनेक्शन क्या है वो उन्होंने आगे डिफाइन नहीं किया है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन में वो एओ एस्टिमेट करके अगर सपोज कहता है कि नहीं आपका 6 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 6 करोड़ पर हमारा 15% टैक्स लगेगा, और जो बाकी का रिमेनिंग 4 करोड़ है जो एओ समझता है कि रीजनेबल है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में हमारे ऊपर हो सकता है कि कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है 15% से टैक्स लगे, अनरीजनेबल पे 30% से टैक्स लगे, और अदर इनकम पर 22% से टैक्स लगे। All these things we have to consider while exercising this option. Again, the second provision says, provided also that where the person fails to satisfy the condition contained in subsection 2, subsection 2 में जो condition है उनको अगर हम fail हो जाते हैं उन condition को fulfill करने में, तो हमारा ये option will become invalid in respect of that particular previous year। उस previous year के लिए और subsequent assessment year में भी हम नहीं जा सकते हैं, और ये माना जाएगा कि हमने ये option कभी exercise नहीं किया था। कंडीशन जो सबसेक्शन 2 में है कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी। पहली कंडीशन ये है, वो कहता है कि द कंपनी हैज बीन सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 और आफ्टर द 1 अक्टूबर 2019। पहली कंडीशन है कि कंपनी जो है वो 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद बनी होनी चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन इज एंड हैज कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल ऑफ थिंग्स ऑन और बिफोर 30। तो ये प्रोडक्शन के कमेंसमेंट के लिए भी उन्होंने डेट दी है, वो 23 मार्च 2023 है, यानी इन एनी केस 31 मार्च 2023 तक हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए। अदर कंडीशन इज द बिजनेस इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कोई बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, उसकी स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से वो बिजनेस फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमने कोई भी मशीनरी जो है वो ऐसी मशीनरी यूज नहीं करनी है जो कि हमने प्रीवियसली यूज करी हुई हो,
फॉर एनी पर्पज। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी है आउटसाइड इंडिया से और वो मशीन इंडिया में यूज नहीं हुई है और ना ही उसका इंस्टॉलेशन हुआ है कभी भी और ना ही हमने उसके ऊपर कोई अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो इम्पोर्टेड मशीनरी हम पुरानी मंगा सकते हैं। एंड द सेकंड एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कहते हैं कि वेयर इन केस ऑफ अ पर्सन any machinery or plant or any part thereof previously used for any purpose is put to use by the company and the total value of such machinery or plant or part thereof does not exceed 20% of the total। हम 20% तक जो हमारी टोटल वैल्यू है मशीनरी की और प्लांट की, उसका पुरानी मशीन यूज कर सकते हैं और ये कंडीशन फुलफिल हुई मानी जाएगी। सो पुरानी मशीन यूज करने के लिए वो उनकी वैल्यू जो है वो 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द मशीनरी। बिल्डिंग, हम किसी भी बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम उस बिल्डिंग में ये काम नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग वाला, दैट हैज बीन इफ दैट मशीनरी इज यूज्ड बिल्डिंग हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली एज ए होटल और कन्वेंशन सेंटर। एक्चुअली अगर कोई बिल्डिंग एज ए होटल या कन्वेंशन सेंटर के रूप में यूज करी गई है और उसके ऊपर एक ही आईडी का बेनिफिट लिया गया है, तो उस बिल्डिंग में हम अपने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। द अदर कंडीशन इज द कंपनी इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस, जो पहले हमने बीए में भी पढ़ी थी, द कंपनी किसी और बिजनेस में एंगेज नहीं होगी अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ही उसे एंगेज होना है, किसी और बिजनेस में एंगेज नहीं होना है। मैन्युफैक्चर से रिलेटेड वो रिसर्च कर सकते हैं और जो आर्टिकल और गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। एक कंफ्यूजन को और दूर करने के लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन तो नहीं किया है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में इन्होंने ये बात कह दी कि हम इन एक्टिविटीज को मैन्युफैक्चर नहीं मानेंगे। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है? देयर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म इन एनी मीडिया। अगर हम कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में किसी मीडिया के अंदर, तो उसको मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा, यानी कि 115 BAB का बेनिफिट है। माइनिंग के मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा। अगर हम किसी मार्बल ब्लॉक्स को सिमिलर आइटम में बना देते हैं, छोटे स्लैब्स में बना देते हैं, उसको मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा। बोटलिंग करते हैं अगर हम गैस की सिलेंडर, उसको मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा। बुक्स की प्रिंटिंग करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का अगर कोई प्रोडक्शन है, उसको भी मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा। और एनी अदर बिजनेस हैज मे बी नोटिफाइड, अगर कोई बिजनेस अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है बाद में, जिसको भी मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा। And the other condition is that the total income of the company has been computed। ऑलरेडी हम सारी डिस्कस कर चुके हैं कि इन बेनिफिट को छोड़कर हम अपनी इनकम को कंप्यूट करेंगे। 80JJA का बेनिफिट ले लेंगे हम। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। 72A वाली कंडीशन भी अगेन है, इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू द एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर टू अबव। अगेन यहाँ पर मैं बार बार मतलब जो क्वेरी आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ इन्होंने लिखा है क्लियरली क्लॉज 3 के अंदर, बाई क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32। यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन को जो 32 के अंदर डेप्रिसिएशन आई मीन डिवाइन है, उसको हम क्लेम कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्लॉज 2A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेड सेक्शन डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। बस एक चीज उन्होंने जो लिखी, डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। और इन्होंने एक बात और एक्सप्लेनेशन में कही कि द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 3, द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग शैल इंक्लूड द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी मैन्युफैक्चर में माना जाएगा। अगेन जो लॉस की बात थी, वो लॉस ये माना जाएगा कि हमने उसका फुल इफेक्ट दे दिया गया है। इसके अलावा सबसेक्शन 4 के अंदर उन्होंने कहा कि जो भी अगर कोई डिफिकल्टीज आएंगी इसके अंदर, गवर्नमेंट हैज टू इशू द गाइडलाइन। गवर्नमेंट को FAQ बनाकर भेजना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कवर होंगी, कौन सी एक्टिविटी कवर नहीं होंगी, जो भी हमारे क्वेरीज हैं उसको दे हैव टू कम आउट। तो गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि इफ एनी डिफिकल्टी अराइज रिगार्डिंग फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस as the case may be, the board may with the approval of the central government, board इसमें गाइडलाइंस इशू कर सकता है for removing the difficulties and promote manufacture or production of article or things using new plant or machinery। And subsection 5 ये कहती है कि every guidelines issued by the board under subsection 4 shall be laid before each house of the parliament
पार्लियामेंट के दोनों हाउस में वो गाइडलाइंस रखी जाएंगी एंड शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन एंड द अथॉरिटीज, असेसी पर और इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर वो बाइंडिंग होंगे। एक बात जो हमने ऊपर करी थी, अगेन दिस इज सबसेक्शन 6 says कि where it appears to the assessing officer, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है that owing to the close connection between the person to which this section applies, यानी जिसने 115 BAB का बेनिफिट लिया है, ऑप्ट किया है, and any other person, किसी भी व्यक्ति से अगर क्लोज कनेक्शन है, फिर अगेन ये डिस्प्यूट प्रोन एरिया है, क्लोज कनेक्शन किसको माना जाएगा ये कहीं पर मुझे नहीं मिला, और फॉर एनी अदर रीजन, इवन क्लोज कनेक्शन के साथ में उन्होंने ये कहा कि और फॉर एनी अदर रीजन, किसी भी वजह से इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन देम इज सो अरेंज, अगर बिजनेस को इस तरीके से ये लगता है कि हमने बिजनेस को इस तरीके से अरेंज किया है ताकि जो द बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिटवीन देम प्रोड्यूसेस टू द पर्सन मोर देन द ऑर्डिनरी प्रॉफिट, अगर वो उनको लगता है कि हमारा प्रॉफिट ऑर्डिनरी प्रॉफिट से ज्यादा हमने दिखा दिया इस कंपनी में 15% के टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, which might be expected to arise in such business, मतलब ये दिखेगा कि इसमें इतना हो सकता है या नहीं हो सकता है, shall in computing the profit and gains of business for the purpose of business take the amount of profit as may be reasonably deemed to have been derived, तो वो एक डीम करेगा कि कितना प्रॉफिट रीजनेबल हो सकता है, और जो अनरीजनेबल है उस पर 30% टैक्स लगेगा, which I have already discussed. अगेन ये प्रोविजन है इसके अंदर, वो ये कहता है कि अगर आपने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करे हैं which are referred to section 92BA, जो 92BA जहां पर हम कहते हैं कि वो 20 करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, तो फिर उस केस में जो हमारा प्रोविजन है आर्म्स लेंथ वाला जो प्रोविजन है जो वहां पर एप्लीकेबल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, यानी कि हमें उसे आर्म्स लेंथ पर करना है। Provided further that the amount being profit in excess of the amount of the profit determined by the assessor shall be, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो 30% पर टैक्स होगा। अगेन आई हैव टू फोकस कि अब प्रोसीजरल पार्ट में हमको इस सेक्शन का बेनिफिट कैसे लेना है। तो अगर आपकी कंपनी आपने बनाई है 1 अक्टूबर के बाद में, 1 अक्टूबर 2019 के बाद में, और अगर उसमें बिजनेस कमेंस नहीं भी हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप उसकी फर्स्ट रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उसमें आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना है। अगर आपने फर्स्ट रिटर्न में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको आगे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज वेरी क्लियर कि हमको फर्स्ट रिटर्न में वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अगेन इट सेज कि अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, यू कैन सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ इट फॉर द सेम और एनी रीजन। I think with this I have completed 115BA, 115BAA and 115BAB, and now the other is 115BAC, which my friend Rakesh bhai will take up. Thank you so much for the patience. सर कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि जो ऑप्शन फाइलिंग से ड्यू डेट से पहले जो ऑप्शन फाइल करना है उसके बारे में जानकारी कर लीजिए। कोई एक रिटर्न फाइल करनी है तो सबसे पहले सीए को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? इसलिए मैं बताऊं आपको कि जो जैसे हम अपनी रिटर्न भरते हैं तो वहां पर 4 आ रहे हैं, मतलब आपको बटन दिख रहे हैं कि नॉर्मल, 115BA, 115BAA एंड 115BAB। तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम BAA में आ रहे हैं या BAB में आ रहे हैं, हमको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप फॉर्म्स में चले जाइए, ऑनलाइन फॉर्म सेलेक्ट करिए। मैंने जैसे बताया था कि 10 IB, 10 IC और 10 ID, यानी कि अगर मैं 115BA में हूँ तो 10 IB, और 115BAA में जा रहा हूँ तो 10 IC, और अगर मैं 115BAB में जाता हूँ तो मेरे को जो है वो 10 IC फॉर्म भरना है। ये ऑनलाइन फॉर्म है। So what are the consequences of not selecting an option? What are the consequences? Yeah. Please, sir. 115BAA की अगर हम बात करें तो 115BAA क्योंकि दैट इज एप्लीकेबल, वो 22% है और सबके लिए एप्लीकेबल है, तो वहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है फर्स्ट ईयर वाली। पहली बात तो अगर 139(1) में आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट। आपने अगर बिलेटेड रिटर्न है उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंडली जो बी और BAB है, बी और BA आई मीन BAAB के अंदर तो हमको ये ऑप्शन पहली रिटर्न में ही लेना है। अगर पहली रिटर्न में हमने नहीं लिया तो हमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट 115BAA जो है वो हम बेनिफिट कभी भी ले सकते हैं। तो अगर 1 साल में हमने नहीं लिया तो हम नेक्स्ट ईयर में ले सकते हैं। एंड अगेन आई टोल्ड यू कि मैट इसमें नहीं लगेगा BAA के अंदर, और ना ही मैट क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैट क्रेडिट है तो हम अवेल करके
एक वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक, इसमें 10% का सरचार्ज है, वो अपने को और इसमें ऐड करके इफेक्टिव डेट निकालना है। सेस भी है सर कुछ? सेस तो वो 4% लगेगा ही ना। ठीक है, तो 22% प्लस 10% प्लस 4%। यस यस, 22 प्लस 10 प्लस 22 और 10 को जोड़ के जो आता है उसके ऊपर 4% सेस है। सर कोई रूल भी है इसके साथ, सेक्शन के साथ अटैच्ड? रूल मैंने नहीं देखा है इनफैक्ट, क्योंकि इसमें सारी चीजें फॉर्म जरूर है, तो ऑब्वियसली रूल भी है, बट आई हैव नॉट गॉन थ्रू द रूल्स। बट रूल में तो उतनी ही बात कह रहा है जितनी हमने यहाँ पे प्रोविजंस में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू वेरी मच सर. If anybody has any queries, please type in the chat box. We'll hold a query section later on. And it was very lucidly and very clearly explained by Rajesh sir. Now coming to the second part, I will request CA Rakesh Agrawal ji to kindly guide us on the taxation of individuals and HUFs. CA Rakesh Agrawal ji. Yeah. Thank you, Prem bhai. First of all the dignitaries, CA Dinesh Kumar ji, CA Sharad Paliwal ji, Agra branch chairman, CA Premgul ji, and other branch office bearers, Deepika Mittal ji and Sudeep ji, and all the respected audience. Friends, today I am taking up the alternative taxation pertaining to individuals and HUF. दोस्तों, अभी जैसा कि राजेश भाई ने सेशन टेकअप किया, जिसमें कि उन्होंने जो सेक्शंस टेकअप किए वो सेक्शन 115 BA, BAA एंड BAB टेकअप किए थे। और प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो नया टैक्स रेजीम है जो इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए एप्लीकेबल है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 115 BAB। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये कहीं ना कहीं थर्स्ट था कि जो टैक्स रेट्स पब्लिक की तरफ से डिमांडेड हैं कि दे मस्ट बी रिड्यूस्ड, तो जस्ट टू प्रूव दैट कि यस वी आर रिड्यूसिंग द टैक्स रेजीम, द गवर्नमेंट हैज कम अप विद दीज न्यू प्रपोजल्स। BAB में जैसा कि आपने देखा, जो टैक्स रेट है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं 15% तक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ऐसे ही जो इंडिविजुअल्स और HUFs के केस हैं उनमें भी इसी तरह के सिमिलर प्रोविजंस लेके आई है, जिसमें जो उनके लिए टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है उस टैक्स स्लैब को रिड्यूस करने की कोशिश की है। बट जैसा कि जो टैक्स रेजीम डोमेस्टिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, वहां कुछ आपको बेनिफिट्स, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस फॉरगो करने पड़ते हैं, वैसे ही सेक्शन 115 BAC में भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इस ऑल्टरनेट टैक्सेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो सर्टेन जो बेनिफिट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फॉरगो करने पड़ेंगे, यानी वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड में नॉर्मली हमारे सामने ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन आता है कि साहब हमें ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन में जाना चाहिए या फिर जो है जो अपना रेगुलर या नॉर्मल टैक्सेशन है उसमें रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये एस्पेक्ट है कि आपको अपने क्लाइंट के केस में ये असेसमेंट करना है, बहुत पहले ही असेसमेंट करना है कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, वो किन किन बेनिफिट्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्लेम करता है, और उन सारे बेनिफिट्स को काउंट करते हुए या कंसिडर करते हुए जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो क्या बनती है। और अगर हम दूसरे टैक्स ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में जाते हैं, चाहे वो 115 BAB हो या फिर BAC हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कौन कौन से बेनिफिट्स फॉरगो करने पड़ेंगे और उनके बाद उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, ये हमें बहुत ही एडवांस में एसेस करना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा ऑप्शन टेकअप करना है। इसके बाद स्ट्रेट अवे हम आते हैं जो सेक्शन 115 BAC है, which is alternative taxation for individual and HUF, ये क्या कहता है। दोस्तों, इसमें जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि notwithstanding anything contained under this act but subject to the provisions of this chapter, any person would be at his option have liberty to opt this alternative taxation whereby the rate of taxation have been specified। तो ऐसी सिचुएशन में यहां अगर दिस ऑप्शन हैज बीन गिवन टू इंडिविजुअल्स एंड HUF दैट दे मे ऑप्ट दिस पर्टिकुलर न्यू स्कीम, बट दैट स्कीम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस,
those conditions are specified under subsection 2. तो सबसे पहली बात, सबसेक्शन 2 की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो टैक्सेशन रिजीम है, जो अल्टरनेटिव टैक्सेशन है, उसमें जा सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, उस टैक्स स्लैब की जगह ये आपके ऊपर नया टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के केस में। और वो जो टैक्स स्लैब है वो आप देख रहे हैं 2.5 लाख तक नील टैक्सेशन है। अगेन 2.5 से 5 लाख के बीच में जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है वही सेम है 5%। देन 5 यहां से जो डिफरेंस है वो क्रिएट होता है, यहां इन्होंने 2.5 लाख रुपए इंक्रीज करते हुए 5% टैक्स इंक्रीजिंग स्लैब क्रिएट कर दिया है, जिसमें 5 से 7.5 लाख तक 10% टैक्स है, 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% है, 10 से 12.5 तक 20% है, और उसके बाद 12.5 से 15 तक 25% है, और उसके ऊपर 30% है। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो टैक्स स्लैब है, जहां टैक्स स्लैब्स हमारे 5%, 20% एंड 30% हुआ करते थे, उसकी जगह गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट अराउंड 6 न्यू टैक्स रेट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अल्टरनेटिव टैक्सेशन है, ये क्या है? पहली बात हमने अभी देखा, सबसेक्शन 1 कहता है कि इट इज एट द ऑप्शन ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ और एट द ऑप्शन ऑफ पर्सन। सो इट इज, दिस स्कीम इज ऑप्शनल। सेकेंड वन इज, दिस स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ, क्योंकि जो बीएबी और बीडबलए था दैट वाज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज, नाउ दिस regime is applicable for individuals and HUFs only. This scheme is applicable from assessment year 21-22. That means जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में जाना है या फिर जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है उसमें आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट, जैसा कि बात है कि जो इसके ऑप्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशंस जो स्पेसिफाइड हैं वो सेक्शन 115 बीएसी के सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड हैं। वो सारी कंडीशंस हम लोग को फुलफिल करनी होंगी। इसके बाद फर्दर जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि इफ द पर्सन फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशंस, ऑप्शन विल बिकम इनवैलिड। तो जो कंडीशंस हैं दे आर ऑल प्री कंडीशंस और ऑल आर कंपल्सरी। इफ यू आर नॉट इन पोजिशन टू फुलफिल दोज कंडीशंस, देन दिस ऑप्शन विल बी इनवैलिड। If the option is exercised by the person having income from business or profession, in the event of failure to satisfy the conditions, it will become invalid for all subsequent years. This is also very important. यहाँ ये है कि अगर आप किसी particular year में जो conditions specified हैं उनको अगर fulfill नहीं कर पाते हैं, तो आगे वाले सालों में भी आप इस option को exercise नहीं कर पाएंगे। This condition is for all those assessees who are having income under head business or profession. तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बार इसमें जो सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं उनसे बाहर होते हैं, तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, फॉर ऑप्टिंग द स्कीम द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो कब तक एक्सरसाइज करना है। ये हमारा जो सेक्शन है 115 बीएसी, इसके सबसेक्शन 5 में स्पेसिफाई कर रखा है, और यहां ये बताया हुआ है कि द पर्सन्स हु आर हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, उनको ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो करना है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है उस डेट से पहले या उस डेट तक। और जो हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो अगेन स्पेसिफाइड फॉर्म में करना है, और वंस यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, this shall continue for subsequent years, meaning thereby आपको जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है बिजनेस और प्रोफेशनल्स के केस में वो केवल एक बार एक्सरसाइज करना है। either you may opt it in assessment year 21-22 but before or up to the due date of furnishing return of income under section 139(1). और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये यहां ऑप्ट ना करके आगे ऑप्ट करना है, तो दिस इज अगेन ऑप्शनल फॉर यू। जैसा कि आप बीएबी में देख रहे थे कि उसको फर्स्ट ईयर में आपको ऑप्ट करना था, बट यहां ऐसी कंडीशन नहीं है। इसको आप 21-22 असेसमेंट ईयर में ऑप्ट कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो आगे आपको अगर बेनिफिशियल दिखता है तो आगे भी इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक बार अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए आगे के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। दैट्स सिंपली
कि आपको आगे फर्दर जो फॉर्म है, प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो फाइल नहीं करना पड़ेगा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। और हमने ये देखा ही कि अगर आप कंडीशंस का फुलफिलमेंट नहीं करते हैं जो सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपका ऑप्शन है ये इनवैलिड हो जाएगा और फिर आगे वाले जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उनमें भी आप इसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि बिजनेस और प्रोफेशनल्स के केस में ये जो ऑप्शन है ये आपको एक ही बार एक्सरसाइज करना है। जहां तक उस प्रिस्क्राइब फॉर्म का सवाल है, दैट प्रिस्क्राइब फॉर्म हैज नॉट येट बीन प्रिस्क्राइब्ड। और जैसा कि अभी हमने कंपनीज के केस में देखा, देयर वर सर्टेन फॉर्म्स लाइक 10 IB, IC और ID। आगे प्रोबेबली जो है नेक्स्ट कोई फॉर्म ये गवर्नमेंट अप्रूव करेगी या अनाउंस करेगी जिसको कि हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए ये फाइल करना होगा। The option can be withdrawn only once. That simply means कि अगर ऑप्शन आपका विड्रॉ हो जाता है तो आगे फिर आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, यानी आप सीधी सीधी बात है फिर आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में कंटिन्यू करेंगे। नाउ हियर वन पॉइंट अराइजेस, दैट पॉइंट इज कि ये हम लोग जो बात कर रहे हैं बिजनेस या प्रोफेशन वाले एसएससीज की बात कर रहे हैं कि आप ये मान के चलिए आपकी सपोज 21-22 असेसमेंट ईयर में जो इनकम है वो बिजनेस हेड में थी और वहां आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया और उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट ईयर में भी इस ऑप्शन को कंटिन्यू रखा, बट नेक्स्ट ईयर में आप जो कंडीशंस थी उनको आपने वायलेट कर दिया या आप इस स्कीम से बाहर हो गए। अब इसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर में द पॉइंट इज कि आपकी जो बिजनेस इनकम है वो खत्म हो जाती है और आपकी जो इनकम बचती है वो आइदर दैट इज फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज एक्सेप्ट योर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन क्योंकि आप जो सेक्शन 5 है उस सबसेक्शन 5 है उसके क्लॉज 1 से बाहर हो गए बिकॉज आपकी जो बिजनेस इनकम है वो नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो क्लॉज 2 है उसके हिसाब से आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने का राइट अवेल कर लेंगे। यानी एक बार अगर आप बिजनेस इनकम से बाहर हो जाएंगे तो उसके बाद अगेन आपके पास ये लिबर्टी होगी कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें एज पर क्लॉज 2। और ये जो सब क्लॉज 2 है ये क्या कहता है, फॉर अदर पर्संस, यानी जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है उनके केस में ये हमें जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है दैट हैज टू बी एक्सरसाइज अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो जो भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं या फिर जो नॉन बिजनेस एसएससीज हैं या नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स हैं उनके लिए ये प्रायर ऑप्शन एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं होगा, ये अपने रिटर्न के साथ ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये हर साल अपना जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, हर साल दे मे हैव डिफरेंट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग दिस स्कीम। जहां तक कंडीशंस का सवाल है, राजेश भाई ने जो कंडीशंस टेकअप की थी उसमें से ऑलमोस्ट यहां भी कंडीशन सिमिलर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टैक्स रिजीम है वो दैट इज अगेन ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। तो जो कंडीशंस कंपनीज के केस में, कॉर्पोरेट एसएससीज के केस में स्पेसिफाइड हैं, ऑलमोस्ट वही कंडीशंस यहां लग रही हैं, लेकिन यहां इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए जो एडिशनल एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस होती हैं उनको भी आपको यहां फॉरगो करना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस होती हैं जो इंडिविजुअल या एचयूएफ्स को ही अवेलेबल होती हैं, उनको आपको यहां फॉरगो करना पड़ेगा। और जो सबसेक्शन 2 है उसके अकॉर्डिंग द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। उसमें पहला है एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, जो एम्प्लॉइज को मिलता है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप एम्प्लॉय हैं अगेन और एचआरए अवेल कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस अवेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जो एग्जेम्पशन मिलता है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में मिलता है, वो आपको फॉरगो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में आपको कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये जो डिफरेंट इसके अलावा जो अपना हिली एरियाज अलाउंस और इसके अलावा जो है बैकवर्ड एरिया अलाउंस, इस तरह के जो डिफरेंट अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं एज अ सैलरीड एम्प्लॉय, वो आपको फॉरगो करनी पड़ेंगी, उनकी एग्जेम्पशन आपको फॉरगो करनी पड़ेगी, तो वो आपको अलाउंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था जून 2020 में, विच वाज रादर ऑफ क्लैरिफिकेटरी नेचर, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि आप एज एन एम्प्लॉय ये कुछ जो अलाउंसेस हैं उनकी डिडक्शंस कंटिन्यू कर पाएंगे, ले पाएंगे न्यू ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में भी, एंड दे आर रिलेटेड टू the allowance granted to meet the cost of travel on tour or transfer।
तो अगर टूर या ट्रांसफर पर आप जाते हैं और वहां जो आपकी ट्रेवल कॉस्ट है उसका डिडक्शन आपको कंटिन्यू रहेगा, यानी वो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से उस टूर या उस ट्रांसफर पर जो आप डीए आपको एम्प्लॉयर देता है, डेली अलाउंस आपको एम्प्लॉयर देता है, उस डीए का डिडक्शन भी आपको यहाँ कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा if you are incurring any conveyance expenses and you are getting conveyance allowance from your employer in performance of your official duties, तो उस conveyance allowance का डिडक्शन भी आपको कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं उनको जो 3200 का एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू कम्यूट द जर्नी बिटवीन देयर ऑफिस एंड देयर रेजिडेंस जो मिलता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो इन अलाउंसेस के अलावा आप देखते हैं कि जो मेजर बाकी अलाउंसेस हैं वो आपको फॉरगो करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर एमपीज या एमएलएज अगर इस टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में जो बहुत सारे अलाउंसेस की एग्जम्पशन मिलती है वो एग्जम्पशन भी उनको फॉरगो करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में हमें माइनर चाइल्ड के रिस्पेक्ट में अगर माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है तो सेक्शन 64 में, तो ऐसी सिचुएशन में जो माइनर होता है उसकी इनकम के लिए जो पेरेंट्स हैं या जो उसके जिस पेरेंट की इनकम है वो इनकम क्लब होती है, उसको एक डिडक्शन मिलती है, एक एग्जेम्पशन मिलती है, एंड दैट एग्जेम्पशन इज 1500 पर चाइल्ड। तो वो जो आपकी 1500 पर चाइल्ड की जो एक माइनर से रिलेटेड एग्जेम्पशन है वो भी आपकी फॉरगो हो जाएगी, यानी वो भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। और अगर हम लोग बात करें सेक्शन 10AA, ये राजेश भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर आप SEZ में कोई यूनिट लगाते हैं तो उसमें आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है, अगर आप वो इंडिविजुअली HF की कैपेसिटी में लगा रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं एंड यू आर गेटिंग एनी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो वो जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है वो 20% ऑफ सैलरी और 5,000 whichever is lower, तो वो जो पर्टिकुलर डिडक्शन है वो डिडक्शन भी आपको फॉरगो करनी पड़ेगी। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है एम्प्लॉइज की सैलरी पर, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन जो आपको यहाँ मिलती है आर्टिकल 276 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो पर्टिकुलर डिडक्शन है वो डिडक्शन भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर आप इनकम गेन कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वहां भी आपको कुछ बेनिफिट्स फॉरगो करने पड़ेंगे। और वो बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर इफ यू आर हैविंग सम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और यू आर हैविंग अ प्रॉपर्टी व्हिच कुड नॉट बी सेल्फ ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपाइड ड्यू टू कंपल्शन ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन, ये दोनों ही केसेस आपके सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में। वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, other one is the property which could not be occupied due to compulsion of your business or profession। तो उन दोनों की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो आपको सेक्शन 24 में मिलती है नॉर्मल कोर्स में, लेकिन अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो वो जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो भी आपको फॉरगो करनी पड़ेगी, यानी यहां भी आपका अगेन एक आपको ये बेनिफिट फॉरगो हो रहा है। नेक्स्ट वन इज एडिशनल डेप्रिसिएशन व्हिच वाज आल्सो टेकन अप बाय राजेश भाई, कि जो भी आपका बिजनेस है उसमें अगर आप एडिशनल डिप्रिसिएशन जो क्लेम करने का राइट है इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, वो आपका राइट यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ आपको वो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप किसी न्यू प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं किसी बैकवर्ड एरिया में, तो उस केस में आपको सेक्शन 32 AD में डिडक्शन मिलता है 15% का, तो वो डिडक्शन भी आपको फॉरगो करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 33 AB में टी, कॉफी और रबर अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट आप जो ओपन करते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो आपको डिडक्शन मिलती है 40% की, या जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है इन दोनों में जो भी कम है वो आपको फॉरगो करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 33 ABA में साइट रेस्टोरेशन फंड से रिलेटेड जो आपको डिडक्शन मिलती है वो डिडक्शन भी आपको यहाँ फॉरगो करनी पड़ेगी। एज फार एज साइंटिफिक रिसर्च इज कंसर्न, अभी राजेश भाई ने टेकअप किया था साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड प्रोविजंस, तो जो उसमें जो स्पेशल क्लॉजेस थे क्लॉज 2, क्लॉज 2A, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 2AA ऑफ सेक्शन 35, तो उन सेक्शंस में भी जो आपको डिडक्शंस मिलती थी वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, वो आपको फॉरगो करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेक्शन 35 AD में जो कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर सेटिंग अप सम स्पेसिफाइड बिजनेसेस,
तो उसके लिए जो आपको डिडक्शन मिलती है 100% डिडक्शन, वो भी आपको यहाँ फॉरगो करनी पड़ेगी। ऑल्दो दिस हैज बीन टेकन अप बाय राजेश भाई। अगेन जस्ट टू रिकैप, ये जो डिडक्शन है, दिस डिडक्शन पर्टेन्स टू कोल्ड चेन फैसिलिटी, इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके अलावा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर शुगर, एंड सिमिलरली द होटल्स ऑफ 2 स्टार एंड द हायर कैपेसिटी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स पर अगर हम देखें तो देयर वाज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 100% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो आपको यहाँ अगेन फॉरगो करनी पड़ेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से सेक्शन 35CCC में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपको डिडक्शन मिलती है वो डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। अगेन ये सेक्शन 57 अगर हम लोग देखें, दिस पर्टेन्स टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इफ यू आर गेटिंग सम फैमिली पेंशन, तो उस फैमिली पेंशन पर आपको एक सर्टेन डिडक्शन मिलती है 57(2)A में, एंड दैट डिडक्शन इज अप टू ₹15,000, यानी 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस इज द अमाउंट डिडक्टेबल। बट अगर आप ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसको ऑप्ट करते हैं तो अगेन आपको ये जो बेनिफिट है ये फॉरगो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चैप्टर 6A की बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो कि आपको मिलती हैं, ये सारी डिडक्शंस भी आपको फॉरगो करनी पड़ेंगी। ATC, ATCCC, ATCCD, DDD, DDB, EEE, EEA, EEB, GGA, GGC, IA, IB एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी जो डिडक्शंस हैं ये आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, केवल इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है कि जो डिडक्शन आपको सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 में मिलती है, which is related to employer contribution on account of employee in notified pension scheme, जो कि आज की डेट में अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में देखें तो दैट इज 14% ऑफ देयर सैलरी, और जो अदर एम्प्लॉइज हैं उनके केस में अगर देखें तो दैट इज अप टू 10% ऑफ देयर सैलरी। तो जो आपको ये एडिशनल डिडक्शन मिलती है, ये एडिशनल डिडक्शन आपकी कंटिन्यू रहेगी, यानी ये आपकी डिडक्शन फॉरगो नहीं होगी। इसी तरीके से 80JJAA में जो न्यू एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिडक्शन की बात की गई है, वो डिडक्शन भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। इन 2 डिडक्शंस के अलावा जो चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस हैं वो सारी की सारी आपको फॉरगो करनी पड़ेगी। So these were the conditions under subsection 2 clause 1. Now other conditions are again similar to the corporate SSEs. Next is income to be computed without set off of any loss carried forward or depreciation from earlier year if such loss or depreciation is attributable to clause 1. That simply means कि अगर आपका कोई भी depreciation या कोई भी loss carry forward होके आ रहा है और वो जो लॉस है या जो डेप्रिसिएशन है वो जो हमने क्लॉज 1 में डिस्क्वालीफाई किए हैं उनसे रिलेटेड है, यानी अगर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन है उससे रिलेटेड है, या ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि हमने वहां डिसअलाउ किए हुए थे, वहां जो हमने डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, उन सबसे रिलेटेड है, तो उनका जो सेट ऑफ है वो करंट ईयर की इनकम से नहीं मिलेगा। अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम, एंड सिमिलरली अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी अगर कोई लॉस राइज हो रहा है तो उसको हम अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो अगेन ये भी हम देखते हैं कि एक हमारा डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट होती है बाय ऑप्टिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। नेक्स्ट वन इज द लॉस, सबसेक्शन 3 है, लॉस एंड डेप्रिसिएशन रेफर टू इन क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट टू and no further deduction shall be allowed, loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year. That simply means कि जो भी लॉस है या जो भी डेप्रिसिएशन है वो लॉस या डेप्रिसिएशन ये मान लिया जाएगा कि उसका हम ऑलरेडी इफेक्ट दे चुके हैं और उसके जो कैरी फॉरवर्ड का राइट है वो कैरी फॉरवर्ड का राइट खत्म हो जाएगा, उसको हम ये मान के चलेंगे कि ये पूरा की पूरा सेट ऑफ हो गया। तो वी हैव सीन दैट दीज आर ऑल वेरियस प्रोविजंस which are related to section 115 BAC. Now we have certain issues which I just want to discuss. First one is in case section 115 BAC is opted, taxation of income where the special tax rates is applicable like LTCG, STCG on listed shares and similarly lotteries. उनके केस में जो टैक्स लायबिलिटी है या टैक्सेशन है वो क्या नई टैक्स रिजीम में होगा या एग्जिस्टिंग होगा।
तो राजेश भाई हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट कि जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 115 BAC, उसका सब सेक्शन 1 बड़ा स्पेसिफिकली कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 12। तो जो चैप्टर 12 है दैट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल, और अगर कोई ऐसी इनकम्स हैं जिनके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है तो वो स्पेशल रेट से ही टैक्स होंगी, उनके ऊपर ये जो न्यू टैक्स रेजिम है एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक एग्जेम्पशन सीनियर सिटीजन के लिए क्या होगी इस स्कीम में। नॉर्मल स्कीम में हम लोग देखते हैं कि जो बेसिक एग्जेम्पशन है दैट इज 3 लाख, लेकिन जो सबसेक्शन 1 है इट स्पेसिफाइज द टैक्स स्लैब्स। तो क्योंकि ये जो सबसेक्शन 1 है ये खुद टैक्स स्लैब स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए टू माय माइंड जो बेसिक एग्जेम्पशन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रहेगी वो भी अगेन 2,50,000 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो स्कीम है, ये जो ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन का, क्या ये केवल रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है या नॉन रेजिडेंट्स को भी ये बेनिफिट मिल सकता है? तो ये क्योंकि ऑल इंडिविजुअल्स और ऑल HFs के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों को ही ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस रिगार्डिंग TDS। ये बोर्ड के पास बहुत सारे क्वेश्चंस गए कि साहब जो TDS है वो हमें किस बेसिस पर काटना है, कैसे काटना है। तो इसमें जो बोर्ड है उसने बड़ा स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अपनी जो एम्प्लॉइज हैं उनसे ये डिमांड करेगा कि वेदर दे वांट टू ऑप्ट न्यू स्कीम और नॉट। अगर एम्प्लॉय ये स्पेसिफाई करता है कि यस आई वांट टू ऑप्ट न्यू स्कीम, तो ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉयर है वो न्यू स्कीम से उसका TDS काटेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ राइज होता है कि अगर एम्प्लॉय कोई भी उस अपना ऑप्शन नहीं देता है या ये डिक्लेयर नहीं करता है कि वो किस स्कीम में जाना चाहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर जो TDS काटेगा वो ओल्ड स्कीम से ही काटेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है TDS फॉर एम्प्लॉइज हैविंग बिजनेस इनकम। अगर कोई ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो जिनकी की बिजनेस इनकम भी है, तो उनके केस में जो TDS है वो किस रेट से काटा जाएगा, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि जो बिजनेस एसएससीज हैं उनके केस में उनको जो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है, ये ऑप्शन डेफिनेट सी बात है ये ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स स्पेसिफिक वे में एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन एज फार एज एम्प्लॉयर इज कंसर्न, एम्प्लॉयर इज हैविंग अगेन द सेम ऑप्शन। कैन इंटीमेशन रिगार्डिंग TDS बाय न्यू टैक्स रेजिम बी मॉडिफाइड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को ये बता देता है कि साहब मेरा जो TDS है वो आप नई स्कीम से काटिए, और उसके बाद उसको एहसास होता है नहीं साहब मेरा तो जो टैक्स है वो ओल्ड स्कीम या एग्जिस्टिंग स्कीम में कम बनेगा, तो वो अगेन ही वांट्स टू मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयर। कैन ही डू दिस? डेफिनेटली नो। यहाँ ये बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि वो इस ऑप्शन को जो कि उसने एम्प्लॉयर के सामने एक्सरसाइज कर दिया है उसको वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज, विल दिस इंटीमेशन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर बी tantamount टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन? दैट सिंपली मींस लॉ हमें जो ऑप्शन देता है सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 115 BAC के सबसेक्शन 5 के क्लॉज 2 में, जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि दे मे एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर ऑप्टिंग न्यू स्कीम और नॉट by the due date along with the return of income to be filed under section 139 subsection 1। तो ऐसी सिचुएशन में उसने जब TDS कटाते समय अपने एम्प्लॉयर को ये इंटीमेशन दे दिया कि साहब मैं जो है न्यू स्कीम में जाना चाहता हूं, तो क्या हम इसको, इस इंटीमेशन को ये मान लेंगे कि ये एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन है? तो ये इसको एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो उसके पास स्टैट्यूटरी राइट है, दैट स्टैट्यूटरी राइट इज अवेलेबल till the due date of furnishing return of income, till the filing of a return of income। Therefore, अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज कर भी लिया है या अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दे दिया है कि वो न्यू स्कीम में जाना चाहता है, बाद में वो अगर रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर ये चाहता है कि नहीं मैं एग्जिस्टिंग स्कीम में ही रहूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज हिज ओन चॉइस एंड ही हैज लिबर्टी टू ऑप्ट एज पर हिज ओन विल एंड विश। इसके बाद दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस समय हम रिटर्न फाइल करेंगे या रिटर्न एसएससी का जब हमें फाइल करना है, उससे हमें ये प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें उसको उस स्कीम में ले जाना है या नहीं। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशंस। आई हैव प्रिपेयर्ड सम कैलकुलेशंस व्हिच शोज कि
कंपैरिजन ऑफ टैक्स इफेक्ट्स, यानी क्या अगर दोनों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन the quantum of deductions and benefits which an employee is having or which a person is having with him. तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना है. बट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि अगर किसी व्यक्ति की एनुअल इनकम 7.5 लाख रुपए है और वो सैलरीड एम्प्लॉय है, तो ओल्ड ऑप्शन में अगर वो जाता है तो उसको 50,000 का तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 1,50,000 का उसको ATC मिल जाएगा. ATCC D2 में उसको 50,000 का सपोज हम लोग ये मान लेते हैं एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा. वैसे ये एक्चुअली जो जा सकता है वो अगर इसकी जो सैलरी है वो सैलरी 7,50,000 अगर बेसिक एंड DA है तो ऐसी सिचुएशन में 75,000 तक जा सकता है डिडक्शन. इसके बाद नेक्स्ट 80D में 25,000 का डिडक्शन हमने मान लिया. 80TTA दैट इज रिलेटेड टू बैंक इंटरेस्ट, उसके ऊपर हमने 10,000 का डिडक्शन मान लिया. तो टोटल एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस वो 2,85,000 की ले लेता है एंड रिमेनिंग इनकम उसकी 7,50,000 में से जो बचती है दैट इज 4,65,000. और आप देखते हैं कि 4,65,000 इज बिलो 5 लाख, इसलिए यहां पर आपको एक एडिशनल रिबेट जो मिल जाएगी उसकी वजह से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है जीरो हो जाती है. लेकिन अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं इस केस में तो आपको केवल एक ही डिडक्शन मिलेगा दैट इज पर्टेनिंग टू 80CC D2 और उसके बाद जो उसका टैक्सेबल इनकम आएगी वो 7 लाख आएगी और उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो 32,500 रहेगी. एंड सिमिलरली आगे भी कुछ और एग्जांपल्स हैं. जैसे अगर 10 लाख की आपकी इनकम है तो जो टोटल एग्जम्पशंस हमने पहले एग्जांपल में ली थी वो 285 हो गई. मान के चलिए उसका होम लोन भी है, उसके ऊपर 2 लाख रुपए की वो इंटरेस्ट क्लेम कर लेगा. उसका कोई एजुकेशन लोन भी है, उसके ऊपर 1 लाख की एग्जम्पशन क्लेम कर लेगा. टोटल एग्जम्पशंस उसकी 585 हो जाएंगी. टैक्सेबल इनकम अगेन 5 लाख से नीचे हो जाएगी. बट इन इफ ही ऑप्ट्स द स्कीम तो ऐसी सिचुएशन में जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 67,500 बनेगी. सिमिलरली अगर उसकी 12.5 लाख रुपए की इनकम जाती है तो जो एग्जम्पशंस थी ऊपर के अकॉर्डिंग जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसके अकॉर्डिंग 585 थी. मान के चलिए वो LTC में बेनिफिट क्लेम कर रहा है 1,25,000 का. इसके बाद होम लोन रीपेमेंट के लिए जो एडिशनल डिडक्शन है 80EEA में वो 1,50,000 का ले लेता है. टोटल एग्जम्पशन 860 हो जाती हैं. टैक्सेबल इनकम अगेन 5 लाख से नीचे हो जाती है. बट सेकंड ऑप्शन में आप देखते हैं 1,15,000 की टैक्स लायबिलिटी हो जाती है. नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कि अगर किसी की एनुअल इनकम 15 लाख है, जो हमारा प्रीवियस स्लाइड था उसके अकॉर्डिंग 8,60,000 उसका एग्जेम्पशंस हो जाती हैं. मान के चलिए वो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है, उसके ऊपर उसको एडिशनल इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन मिल जाता है 1,50,000 के लिए. टोटल एग्जेम्पशंस 10,10,000 हो जाती हैं और जो टैक्सेबल इनकम है अगेन वो 5 लाख से नीचे हो जाती है. और न्यू स्कीम में जो टैक्स लायबिलिटी आ जाती है वो 1,75,000 आ जाती है. तो इन दिस वे वी फाइंड कि जो हमें जो स्कीम है वो ऑप्ट करनी है या नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि हमारे पास जो बंच ऑफ डिडक्शंस हैं, जो बंच ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल हैं हमारे हैंड में वो क्या हैं. उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने SSC का हमें अपना ये डिसीजन लेना है कि वेदर वी आर गोइंग फॉर द स्कीम और नॉट. और स्पेशली जो बिजनेस या प्रोफेशनल SSCs हैं उनके केस में ये बहुत ज्यादा क्रूशियल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो आपको ये ऑप्शन जो एक्सरसाइज करना है, ऑप्शन एक्सरसाइज आपको ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले स्पेसिफिक फॉर्म में करना है. तो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. बहुत प्यारे शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेंबर्स से कि अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए जिस तरीके से हम लोग उसको समाधान कर सकें. सर इन द मीन टाइम कुछ क्वेरीज आई हुई है. CA योगेंद्र मित्तल जी ने पूछा है व्हाट इफ बिजनेस इनकम इज फ्रॉम पार्टनर इंटरेस्ट एंड पार्टनर रेम्युनरेशन ओनली. Okay. If the business income is from partners' income and partners' remuneration, this business income will fall under Section 28. Since it is falling within the definition of business income, therefore the option has to be exercised again on or before the due date of furnishing return of income under Section 139(1) and in a specified format. Okay, sir. सर एक मैडम CA भावना कुमारी ने क्वेश्चन पूछा है सर व्हाट अबाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, 80 TTB और रिबेट अंडर 87A. Okay. I have already taken up these points in my example
As far as ATTTA is concerned, this deduction is available in the old or existing scheme. Again, ATTTB is available in the old or existing scheme. If we go for the new scheme, these benefits will have to be foregone. And apart from this, the 87A is concerned. Again, 87A is also available in the existing scheme. If you go for the new scheme, then 87A will not be available to you because you'll have to pay straight away tax on that. थैंक यू सर. एक क्वेश्चन और मैडम सीए भावना कुमारी जी ने पूछा है, whether we have to file form 10IC 10ID with the return of income or we can file it later. As far as these forms are concerned, these forms are to be filed on or before the due date of furnishing return of income. So definitely these returns may be filed even before furnishing the return due date of furnishing return of income, or to my mind, these cannot be filed after the date of furnishing return of income. Rajesh bhai, if you have some other view, you may please. Rajesh, you are on mute. You are on mute. Unmute bhai. I mean, these forms have to be filed before 139(1). Then only you can get the benefits. And I have gone through the by the rules also. So which there are rules 21AD, 21AE, and 21AF. So 21AD is for this our section 115EB and BA, and rule 21AE for BAA, and 21AF is for BAB. But they don't say much about. They are simply saying you have to file the form 10IB, 10IC, 10ID. All these forms are to be filed online and have to be filed before 139(1). सर कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं, अगर अनुमति हो तो पूछ लूं. सर सबसेक्शन B2B में BA में भी लिखा हुआ है शब्द द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और शब्द है और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, और फिर लिखा हुआ है और थिंग, फिर आता है कंजंक्शन में एंड रिसर्च इन रिलेशन टू, फिर आता है और. तो क्या सर एंड जब शब्द है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च, प्रोडक्शन एंड रिसर्च पढ़ना चाहिए, विच रफली मींस कि प्रोडक्शन के साथ या मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिसर्च होना जरूरी है इसका बेनिफिट लेने के लिए. इनफैक्ट जहां तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका जो रिसर्च है दैट हैज टू बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. I mean, you cannot say that you are doing research in any other areas. That research has to be restricted to the product which you are manufacturing. No other research. So that roughly means that research has to be there. अगर मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरे को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. और लेट्स अज्यूम द एग्जांपल, आई एम अ शू मैन्युफैक्चरर, आई गेट माय गुड्स रेडी फ्रॉम अ जॉब वर्कर. जॉब वर्कर पूरा मेरा माल तैयार करता है, मेरे पास आता है माल, मैं उसको बेच देता हूँ. आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, आई गेट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. So since I don't do research, neither does a job worker do research. Will anybody, although there is production, will anybody get a deduction? But what I believe, there is no, I mean, there is no mandatory requirement to do research in all the cases. Yes. Sir, the word is and. Manufacturing and research. Production and research. शू एक्सपोर्टर में सर जो आप शू डिजाइनिंग कर रहे हैं, शू डिजाइनिंग इज जस्ट लाइक अ रिसर्च R&D में ही काउंट आप कर सकते हो उसे. नहीं मैडम, मेरे को बायर ने भेजा कि ये जूता बनाना है, मैंने वो जूता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाहर से बना दिया, मेरे पास आया, मैंने बेच दिया. मेरे पास मैंने सैंपल नहीं भेजा, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, मैंने कोई डिजाइनिंग नहीं करी, मेरे को बायर ने भेजा ये जूता बनाना, ये जूता मैंने बना के दे दिया. Yes, you can do. It is not necessary that we should do research in all the cases. They say. Sir, the words is and. I'm just coming. Sir, if yes, please read subcause B. I have also put it in the chat box. It says the company is engaged in production, or it uses the word or, and then it says production, then it says or again, but after that it uses the word and research. So it is including manufacturing, production and research. To my mind, here and does not means a mandatory requirement to do research. I mean, what I am taking
if you do research as well as doing manufacturing, then the research related to that particular business will be constituted as manufacturing activities. Research should not relate to any other product. नहीं वो तो सर ठीक है, रिसर्च रिलेट्स टू दैट इंडिविजुअल आइटम ओनली, कोई और थर्ड आइटम नहीं. बट आई एम सेइंग आई एम नॉट डूइंग रिसर्च, आई एम जस्ट डूइंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. मेरे पास माल आता है, मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और बेच देता हूँ. लेट्स अज्यूम आई एम अ जॉब वर्कर. मैंने जूता बनाया, किसी ने मुझे भेजा जूते का डिजाइन, मैंने जूते का डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम बना के भेज दिया. मेरी तरफ से ना प्लानिंग, ना रिसर्च, ना डिजाइनिंग, ना कुछ. और लेट्स अज्यूम एनी जॉब वर्कर, कोई भी जॉब वर्कर रिसर्च नहीं करता, उसके पास तो जो आया आइटम उसने मैन्युफैक्चर करके भेज दिया. I understand this is an anomaly here, but there may not be any such condition that you have to do research in all the cases. Once I developed one particular shoe design, then I need not to do it again and again. So what I'm saying, the benefit is to promote the manufacturing activities. And benefit, I mean, it is not required that first of all you must do the, I know the end word is there, but what I believe, this is not the intent of the law. Maybe clarifications will come. Sure, sir. So second, my question is कि yeah. I also agree with Rajesh Bhai. Actually, as far as if we go through this language of any article or things and research in relation to or distribution of, like if they are talking about the research, they are also extending this word for the purpose of distribution of any article or thing. Then, but before distribution also it says or. Yeah. So everywhere it is or, only in before research it says and, which is a conjunction, which means that this is an essential item which should be there. To my mind, it is a drafting error. It should not, because even in BAB we also find that only for manufacture and article manufacture or production of articles or things. So I think intent of law is to promote the manufacturing activities. सर इससे क्या होगा, जो भी जॉब वर्कर है, फॉर एग्जांपल दवाई का पूरा इंडस्ट्री है, रिसर्च कोई और करता है, बनवाते किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से हैं, तो रिसर्चर और कोई और, मैन्युफैक्चरर कोई और, तो अगर ये क्लॉज पढ़ लिया तो उसमें उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, ना जॉब वर्कर को मिलेगी ना रिसर्चर को मिलेगी, क्योंकि जॉब वर्कर इतना छोटा है वो रिसर्च कर नहीं सकता. Let us seek the clarification in this regard, and because we cannot conclude on it, but yeah, you are very right. If we read the sections in that manner, then you are very right. But what I believe, this may not be the intent of the lawmakers. Okay. What I believe, the research focus is on research, and that relates to that particular item. Okay. Sir, एक और मन में सवाल आ रहा था. If we are doing a selection, and by doing the selection, we'll obviously not be able to take the unabsorbed depreciation and unabsorbed and the loss, brought forward loss. सर बाद में कोई वायलेशन के चक्कर में हमारा डिनाई हो जाता है डिडक्शन बेनिफिट, तो क्या हम लोगों को अनअब्सॉर्ब लॉस और ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अलाउ होगा उस समय असेसमेंट के स्टेज पे? क्या मानना ये है कि नहीं होगा वो, क्योंकि ये उन्होंने ऑलरेडी कहा कि वंस यू हैव ऑप्टेड, और तब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके वो सारे बेनिफिट चले गए वंस यू हैव ऑप्टेड, एंड सब्सिक्वेंटली इफ यू मेक एनी फेल्योर, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू रीगेन दैट बेनिफिट व्हिच यू हैव फोरगॉन. No, Rajesh bhai, I differ this view actually. This is for discussion, because once you are out of the scheme, then you comes to the normal taxation regime, and as far as normal taxation regime is concerned, therein all the benefits which are eligible under the law or which are available in the law must be available. I don't think so, because they have very clearly they have said that the benefit will be deemed to have been taken away, and once, suppose for 1 year I have taken the benefit and subsequently I became invalid because of any violation done by me, then you cannot say that the वो जो benefit मुझे unabsorbed depreciation का नहीं मिला था वो that should have been given to me. I think we need clarification in this regard once again, because the law strictly, if you read, it does not permit you to get the benefit of that those which you have already taken. It will be very unjustified if we are denying. They are taxing at the regular date and then they are unjustifying the benefit. भाई एक बार मैं जरूर एक जगह से मेरे को इंफ्रेंस मिल रहा है जहां पर वो ये कहते हैं कि ये माना जाएगा कि आपने उस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया था. Right. They have said that they have not opted the option. तो शायद अगर वो इस बात को अगर हम मान के चलते हैं कि मैंने ऑप्ट ही नहीं किया था,
then again I should have been given the benefit which I have foregone. Rajesh, But I don't think because राजेश भाई, इसमें मेरा एक सबमिशन है. We have only two taxation scheme. One is this alternative taxation scheme. Other one is the normal scheme. There cannot be any third scheme for this purpose. So if we are having, or if we are out of the alternative tax scheme, then definitely we will have to fall under the normal tax scheme, and we will be taxed and we will be assessed as per that normal tax scheme. they are not saying that you will not be permitted to go to the normal scheme. Yes, you are permitted to go to the normal scheme and you will be eligible to get the benefit of that particular year. The question here is whether the benefit which I have foregone earlier, whether they will become eligible to me or not. That is the point. मैंने मान लीजिए अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट या मैंने अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस won't be available. Those won't be available. That won't Because point. we have वो already- currently वाले that is the issue. I know what प्रेम भाई आज के वो इशू है कि वो पिछले जो मैंने छोड़े थे उनका बेनिफिट मिलेगा. आई डोंट थिंक प्रेम भाई क्या करें, वो फॉरगो हो जाएंगे. सर मेरे हिसाब से मेरे my blind reading of the Bear Act says that those benefits, even if I violate, I won't be allowed the benefits which have been foregone. अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस का एक बार आपने छोड़ दिया बेनिफिट, तो चाहे आपके वायलेशन हो गया, नॉर्मल टैक्सेशन में आप आ गए, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, कंटिन्यू नहीं होगा वो. सर एक मन में और सवाल आ रहा है कि इन लोगों ने ये कहा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हम लोग डीलिस्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग कभी भी कह सकते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी. एक एक्टिविटी हमने आज ली, मैन्युफैक्चरिंग करी, उसको उन्होंने बाद में डीलिस्ट कर दिया, तो जो पुराने बेनिफिट्स हैं डेप्रिसिएशन के, बिजनेस लॉस के, तो क्या वो अलाउ हो पाएंगे अगेन? अगर बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इफ दे डू इट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, जैसे कि नहीं ये एक्टिविटी अभी तो उन्होंने वो जो 4-5 एक्टिविटी जो है विच वी हैव ऑलरेडी सीन के ये उन्होंने कहा कि ये मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा, कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो मैन्युफैक्चर नहीं माना जाएगा. राइट. अगर मान लीजिए सब्सिक्वेंटली दे हैव कम आउट विद सम न्यू एक्टिविटीज और हम उसका वन अभी तक का बेनिफिट उठा रहे थे बिकॉज वी वर सपोज वी वर इन दैट स्कीम एंड वी वर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ 115 बीए और डीडब्ल्यू. नाउ योर क्वेश्चन इज कि अगर मान लीजिए वो सब्सिक्वेंटली हो जाता है तो आई थिंक उस वक्त जब उसको मैन्युफैक्चर से बाहर निकाला जाएगा, तो नाउ योर क्वेश्चन इज कि अब मैं तो बाहर नहीं निकला हूं बिकॉज नोर आई हैव वायलेटेड एनी प्रोविजन. करेक्ट. सो इन दैट सिचुएशन तो मैं, क्योंकि आप मुझे बाहर निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो है ना, और तो फिर मुझे वो पुराने बेनिफिट जो मैंने फोरगो किए हैं वो मुझे मिलेंगे. दैट इज लॉजिकल बिकॉज मैंने कोई वायलेशन नहीं किया है, rather it became violation because of the something new which has been taken by the government. So I think in that case we may get the benefit, but अभी भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं. राकेश सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो रिसेंटली सीवीटी का क्लैरिफिकेशन आया रिगार्डिंग द परक्विजिट्स एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें. हाँ, एक्चुअली अभी जस्ट जो मैंने क्लैरिफाई किया आपको, उसमें बेसिकली हम लोग जो है 4 जो पर्टिकुलर परक्विजिट्स थे या 4 जो अलाउंसेस थे उसकी हमने बात की थी. उसी की बात कर रहे हैं ना? जी जो रिसेंटली इन्होंने अलाउ किए हैं. हाँ, वो एक तो जो है इफ एनी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड दे आर बीइंग पेड एज अलाउंस बाय द एम्प्लॉयर ऑन द टूर और ट्रैवल बाय द एसएससी. तो देखिए प्रेम जी, मेरा अपना मानना ये है कि ये जो एक्सपेंडिचर हैं, इन एक्सपेंडिचर का अगर बेसिक नेचर देखें तो ये इनफैक्ट जो है दे आर रिलेटेड टू योर ऑफिशियल ड्यूटीज. तो बिकॉज व्हेनेवर यू आर गोइंग ऑन अ टूर और यू आर ऑन अ ट्रैवल, तो डेफिनेट सी बात है यू आर ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज, तो उससे रिलेटेड जो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है वो ट्रैवलिंग अलाउंस इन्होंने बोल दिया है दैट विल कंटिन्यू टू बी अलाउड. एंड सिमिलरली उससे रिलेटेड जो डियरनेस अलाउंस है या डेली अलाउंस है, वो डेली अलाउंस भी इन्होंने कहा कि टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड या ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी आपका डेली अलाउंस है दैट विल ऑल्सो बी कंटिन्यू. सिमिलरली दे हैव ऑल्सो क्लैरिफाइड कि जो आपका कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस जो आप पे कर रहे हैं इन परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑफिशियल ड्यूटीज, वो भी आपको कंटिन्यू टू बी अलाउड रहेगा. तो ये जो मेन जो अलाउंसेस हैं दे आर कंटिन्यू टू बी अलाउड. और मेरा अपना मानना ये दे आर मोर ऑफ क्लैरिफिकेटरी नेचर. Thank you, sir. If anybody has any query, yes. One thing I just want to correct. As far as 87A was concerned, if we are opting the new option, this 87A will also be available. Actually, I think I had just mistaken to say that it is not available, but it will be available. If anybody has any other questions, please type in the chat box. गौरव अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? तो वो अनम्यूट करें. गौरव जी प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए.
गौरव जी गौरव जी मैं कॉल करती हूँ। गौरव जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ गौरव जी, आप अनम्यूट हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। गौरव अग्रवाल जी। शायद सर गलती से उन्होंने प्रेस कर दिया होगा बटन, हाँ आप उनको म्यूट कर दीजिए. If जी। anybody has any other questions, please type in the chat box or raise hand so that we can unmute you. I hope the panelists have explained it in such a clarity way, in such a simple language that there are no further questions. I hope this brings us end to this seminar, and I would request CA Sudeep Jain ji to please give the vote of thanks. Thank you प्रेम भाई, थैंक यू सो मच. एंड कहा जाता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और लगता है मुझे इनकम टैक्स भी ऐसा ही है. पहले से इतना कंफ्यूजिंग और एक नया आ गया अल्टरनेट टैक्स रिजीम. पर मुझे ऐसा सोच रहा हूँ कि जब हम प्रोफेशनल्स के लिए इतना सोचना पड़ रहा है तो व्हाट अबाउट आम जनता. बट थैंक्स टू आवर स्पीकर श्री राजेश मेहता सर एंड जी फॉर मेकिंग द थिंग सो इजी कि एटलीस्ट हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर हिम. तो मैं आज के सेमिनार के लिए आई थैंकफुल. सबसे पहले मैं दिनेश जी का सेक्रेटरी CIRC को थैंक यू बोलता हूँ. एंड ऑन बिहाफ ऑफ आगरा ब्रांच आई एम वेरी थैंकफुल टू स्पीकर सी राजेश मल्होत्रा जी and our speaker and our own CA Rakesh Agrawal ji for such a wonderful deliberation, and definitely CA Prem Gul ji for such managing all these things. Thank you so much, and thank you everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Have a nice day everything. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much.